नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2014 में पूछे गए गणित के प्रश्नों के बारे में। एक कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है 7 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। मान लीजिए ये कोई कार का पहिया है जो कि एक वृत्त भी है और वृत्त की परिधि होता है 2πr, मतलब कार का पहिया एक चक्कर में 2πr दूरी तय करता है। तो 7 चक्कर में ये 2πr का 7 गुना दूरी तय करेगा, इसलिए इस 2πr में 7 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 गुना 2 गुना पाई की जगह रख देंगे 22/7 और त्रिज्या है 1, यहाँ पर लिखा है त्रिज्या 1 फुट। ये 7 कट गया और ये 22 दूनी 44। इस तरह से कार का पहिया 7 चक्कर में 44 फीट की दूरी तय करता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 44 फीट। उपरोक्त खींचा गया चित्र क्या है। ऑप्शन है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज या आयत। तो दिए गए चित्र में ए बी और सी डी समांतर है, लेकिन ए डी और बी सी समांतर नहीं है, इसलिए यह उपरोक्त खींचा गया चित्र समलंब चतुर्भुज है। किसी पार्टी में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। तो मान लेते हैं पार्टी में लड़कों की संख्या है 5x और लड़कियों की संख्या है 3x। उसके बाद बोला है प्रश्न में, यदि पार्टी से 10 लड़के चले जाते हैं तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 1:1 रह जाता है। तो ये 5x में 10 लड़के चले गए बटे 3x बराबर 1:1 रह जाता है। तो ये 3x इस साइड गुना हो जाएगा और ये 1 इससे, तो ये हो जाएगा 5x ऋण 10 बराबर 3x। ये 3x इस साइड चला जाएगा, ऋण 3x हो जाएगा और ऋण 10 इस साइड चला जाएगा तो धन 10 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 5x ऋण 3x बराबर 10। 5x में 3x से घटाएंगे तो बचेगा 2x, 2x बराबर 10। जब 2x बराबर 10 है तो 2 पंचे 10, मतलब x बराबर 5 हो जाएगा। और पूछा है पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे। तो पार्टी में 5x से लड़के और 3x से लड़कियां थी, तो x की जगह 5 रहेंगे तो ये हो जाएगा 5 x, x की जगह 5 रखेंगे तो 5 पंचे 25 लड़कों की संख्या है, और 3x में x की जगह 5 रखेंगे तो जाएगा 3x, मतलब 3 गुणित 5, 5 तिया 15, मतलब पार्टी में कुल 15 लड़कियां थे। अब पूछा है पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, तो 25 और 15 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। इस तरह से पार्टी में कुल 40 व्यक्ति थे, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं। यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपये की वृद्धि होती है तथा प्रति विद्यार्थी का मासिक औसत व्यय 200 रुपये कम हो जाता है, तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था। तो मेस में पहले 40 विद्यार्थी रहते थे। मान लेते हैं एक विद्यार्थी का खर्चा है 100 रुपये, तो 40 विद्यार्थी का खर्चा हो जाएगा मासिक 40x। उसके बाद बोला है यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, तो पहले 40 था, 10 का वृद्धि करेंगे तो ये 50 हो गया है। उसके बाद बोला है मासिक औसत व्यय में 200 रुपये कम हो जाता है। तो पहले 100 रुपये खर्च होता था एक विद्यार्थी के पीछे, अब ये होता है 1 ऋण 200 रुपये खर्च। तो 50 विद्यार्थी का खर्च हो जाएगा एक महीने का 50 गुना 1 ऋण 200। उसके बाद यहाँ प्रश्न में लिखा है, यदि विद्यार्थियों की संख्या में 10 की वृद्धि होती है, कुल मासिक व्यय में 2000 रुपये की वृद्धि होती है। मतलब 50 लोगों का जो खर्च है 50 गुना 1 ऋण 200, ये पहले जो 40x से खर्च होता है उसमें सिर्फ 2000 का वृद्धि होता है। तो ये 40x से धन 2000 और 50 गुना 1 ऋण 200 दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 50 गुना 1 ऋण 200 बराबर 40x से धन 2000 रुपया। तो ये इस तरह से और लिख सकते हैं इसे 50x से ऋण, ये 50 गुनी 200 10,000 रुपये बराबर 40x से धन 2000 रुपये। ये 40x इस साइड चला जाएगा तो ऋण हो जाएगा और ऋण 10,000 इस चला जाएगा तो धन 10,000 हो जाएगा। इस तरह से इसे लिख सकते हैं 50x से ऋण 40x बराबर 2000 धन 10,000। तो 50x में 40x से घटाएंगे तो बचेगा 10x और 2000 धन 10,000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12,000। इस तरह से 10x बराबर 12,000, एक शून्य कट गया तो 1 से बराबर हो जाएगा 1200 रुपया। अब प्रश्न में पूछा है तो पहले मेस में कुल कितना मासिक व्यय होता था। तो पहले मेस में कितना मासिक व्यय होता था 40x, और x का वैल्यू निकालें यहाँ पास 1200, तो ये हो जाएगा 40x और x की जगह 1200 रखेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 40x बराबर 48,000 रुपये, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े एवं 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवारों की पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितना होगा। मान लेते हैं ये कोई कमरा है जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। तो इस कमरे के चारों दीवार को क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना लंबाई की जगह 5 रख देंगे, चौड़ाई की जगह 4 और ऊंचाई की जगह 3, तो हो जाएगा 5 4 9, 9 3 27 और 27 दूनी 54। इस तरह से कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 54 वर्ग मीटर। अब प्रश्न में दिया है दीवारें
की पुताई का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो 54 वर्ग मीटर है, तो इसमें 5 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा दीवारों की पुताई का खर्च 54 गुना 5, 54 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 270 रुपये। इस तरह से इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 270 रुपये। एक व्यक्ति दो बैंकों ए तथा बी से क्रमशः 5% तथा 7% साधारण ब्याज की दर से 9,000 रुपये ऋण प्राप्त करता है। यदि 2 वर्षों में उसे पूरी राशि पर 954 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है तो प्रत्येक बैंक से प्राप्त किया गया ऋण होगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मान लेते हैं व्यक्ति द्वारा ए बैंक से लिया गया ऋण है 100, तो बी बैंक से लिया गया ऋण हो जाएगा 9,000 ऋण 100, और इस 9,000 रुपये पर उसे 954 रुपये ब्याज चुकाना पड़ता है। तो यहाँ मार्क देंगे तो यह हो जाएगा ए बैंक से लिया गया ऋण है 100 रुपये, ब्याज है 5% और समय है 200/100, धन बी बैंक से लिया गया ऋण है 9,000 ऋण 100, समय है 2 वर्ष और ब्याज दर है 7%/100, और उसे साधारण ब्याज उसको चुकाना है वो 954 रुपये जो कि प्रश्न में दिया गया है। तो हो जाएगा 5 दूनी 10x/100, धन 9,000 ऋण 100, ये हो जाएगा 7 दूनी 14/100, ये 100 इस साइड चले जाएगा तो इसे इस तरह से और लिख सकते हैं 10x धन 9,000, ये 7 दूनी 14 ऋण 7 दूनी 14x बराबर 954 गुना 100। 10x ऋण 14x हो जाएगा ऋण 4x, और 9,000 गुणित 14 करेंगे तो हो जाएगा 1,26,000 बराबर 954 गुणित 100 करेंगे तो हो जाएगा 95,400 रुपये। ऋण 4x इस साइड चल जाएगा तो धन 4x हो जाएगा, और 95,400 इस साइड चल जाएगा तो ये ऋण 95,400 रुपये हो जाएगा। इस तरह से इसे लिख सकते हैं हम 4x बराबर 1,26,000 ऋण 95,400 रुपये। इसे इस तरह से और लिख सकते हैं 1 से बराबर 1,26,000 में 95,400 रुपये घटाएंगे तो ये 30,600, और ये 4 इस साइड चल जाएगा बटे में 30,600 में 4 का भाग देंगे तो ये होगा 7,650 रुपये के बराबर। इस तरह से ए बैंक से लिया गया ऋण है 7,650 रुपये और बी बैंक से लिया गया ऋण है 9,000 ऋण 7,650, तो 9,000 में 7,650 घटाएंगे तो 1,350 रुपये। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए से प्राप्त ऋण 7,650 रुपये और बी से प्राप्त ऋण 1,350 रुपये। यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो तो उसके सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। घन का क्षेत्रफल होता है 6 भुजा का वर्ग, मतलब घन का क्षेत्रफल होता है 6 ए का वर्ग। मान लेते हैं जो पहले भुजा था वो ए था, उसके बाद प्रश्न में दिया है यदि किसी घन का प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि हो। मान लेते हैं पहले भुजा ए था तो उसमें 50% वृद्धि करेंगे तो ये 150% हो जाएगा। तो 150% को हम लिख सकते हैं 3/2 के रूप में। तो नए घन का क्षेत्रफल हो जाएगा ये 6 गुना 3a/2 का वर्ग। इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम 27a का वर्ग बटे 2। पहले घन का क्षेत्रफल था 6a का वर्ग और नए घन का क्षेत्रफल है 27a का वर्ग बटे 2, मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि है 27a का वर्ग बटे 2 ऋण 6a का वर्ग। तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12a का वर्ग, मतलब 27a का वर्ग ऋण 12a का वर्ग बटे 2। 27 में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15a का वर्ग बटे 2। अब ये क्षेत्रफल में वृद्धि परसेंटेज में दिया है तो इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि 15a का वर्ग बटे 2 गुना पहले क्षेत्रफल था 6a का वर्ग गुना 100। ये ए स्क्वायर कट गया, इन सबको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 125%। इस तरह से सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 125%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। मान लेते हैं ये कोई घनाकार बर्तन है और प्रश्न में पूछा है उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। तो अधिकाधिक हम इसके विकर्ण के बराबर ही रॉड रख सकते हैं, और घन का विकर्ण होता है भुजा गुणित वर्गमूल 3, और भुजा दिया है घनाकार बर्तन की साइड मतलब लंबाई 4 मीटर, तो यहाँ भुजा की जगह रख देंगे 4, तो यह हो जाएगा 4 वर्गमूल 3 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है 4 वर्गमूल 3 मीटर। अगला प्रश्न है यदि निम्नलिखित चित्र में AB बराबर AC तथा कोण ABC बराबर 50 डिग्री एवं AM BC पर लंब हो तो कोण MAB है। तो ये चित्र दिया गया है, इसमें कोण ABC 50 डिग्री है और AM BC पर लंब है, मतलब यहाँ पर जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। अब प्रश्न में पूछा है तो कोण MAB कितना होगा। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो इस त्रिभुज में MAB में यह हो जाएगा कोण MAB धन 50 डिग्री धन 90 डिग्री बराबर 180 के।
तो ये 50 धन 90 करेंगे तो 140 और इस साइड चला जाएगा तो ये ऋण 140 हो जाएगा। इस तरह से 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री घटाएंगे तो ये हो जाएगा कोण एम ए बी बराबर 40 डिग्री। कोण एम ए बी बराबर 40 डिग्री, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। 0.03 का 5% 0.05 का कितना प्रतिशत होगा? मान लेते हैं 0.03 का 5% 0.05 का 1% होगा। तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम 0.03 गुना 5% को 5/100 बराबर 0.05 का 1% मतलब 1/100। ये 100 और ये 100 कट गया तो 1 से बराबर हो जाएगा ये 0.03 गुना 5/0.05। देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद दो संख्या है और नीचे में भी दशमलव के बाद दो संख्या है, तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम 1 से बराबर 3 गुना 5/5। ये 5 कट गया तो 1 से बराबर हो जाएगा 3%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 25% वृद्धि होती है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी लाई जाए कि कुल व्यय पहले जैसा रहे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 100/100 धन 100 गुना 100। तो 100 की जगह रख देंगे 25, तो ये हो जाएगा 25/100 धन 25 गुना 100 और 100 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125। तो ये लिख सकते हैं 25/125 गुना 100, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125 और ये हो जाएगा 20 पंचे 100। इस तरह से इसका सही आंसर है वो है 20%, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और उसका व्यास होता है 2r के बराबर। और प्रश्न में पूछा है यदि वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा नई परिधि हो जाएगा 2πr की जगह रख देंगे, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो r+1 और बटे में व्यास, तो व्यास का है 2r होता है लेकिन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ा दी गई है तो ये 2 गुना r धन 1, तो हो जाएगा 2 और 2 कट गया, ये r+1 और ये नीचे r+1 कट गया, बचा क्या π/1। और यही पूछा है नई परिधि तथा नए व्यास का अनुपात, तो नई परिधि तथा नई व्यास का अनुपात हो जाएगा π/1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यदि एक व्यक्ति 285 किलोमीटर ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, यदि वह पहले बस से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से तथा ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी तय करता है तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है? प्रश्न में दिया है कुल दूरी है 285 किलोमीटर। मान लेते हैं ट्रेन से तय की गई दूरी है 100 किलोमीटर, तो बस से तय की गई दूरी हो जाएगी 285 ऋण 100 किलोमीटर। प्रश्न में दिया है ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में सफर करता है, मतलब बस तथा ट्रेन से उसके सफर करने में समय है वो 6 घंटे और समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो बस के लिए हो जाएगा ये बस के द्वारा चली गई दूरी है 285 ऋण 100 और चाल है 40 किलोमीटर। इसी तरह से ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है 100 किलोमीटर और चाल है 85 किलोमीटर और कुल समय है वो 6 घंटे। तो ये 85 से गुना हो जाएगा, ये 40 इस 100 है, तो ये हो जाएगा 285 गुना 85 ऋण 85 100 धन 40 100 बराबर ये 40 और 85 इस साइड जाके 6 से गुना हो जाएगा, तो 6 गुना 40 गुना 85 ऋण 85 100 और 40 100 में ये हो जाएगा ये 45 100 और ये 285 गुना 85 करेंगे तो हो जाएगा इस साइड जाके ऋण में ऋण 24,225 और 6 गुना 40 गुना 85 करेंगे तो हो जाएगा 20,400। अब 20,400 ऋण 24,225 करेंगे तो यह हो जाएगा ऋण 45 100 बराबर ऋण 3,825। इसे इस तरह से और लिख सकते हैं, ये ऋण और ये ऋण कट गया और 1 से बराबर हो जाएगा ये 45 से भाग देंगे 3,825 को तो ये 85 बार में चला जाएगा। इस तरह से वह ट्रेन से 85 किलोमीटर दूरी तय करता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है तो उसे 82.50 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो प्रश्न में दिया है एक बढ़ई को एक स्टूल 67.50 रुपये बेचने में 10% हानि होती है, मतलब 90% बराबर 67.5, तो 100% बराबर हो जाएगा ये 67.50 गुना 100 बटे 90, तो ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 100 है, तो ये हो जाएगा 100% बराबर 6,750 बटे 90। 6,750 को 90 से भाग देंगे तो ये 75 बार में चले जाएगा। इस तरह से स्टूल का जो मूल्य है वो 75 रुपये है। अब प्रश्न पूछा है उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा, तो उसे 82.5 रुपये में बेचा है और उसका मूल्य है 75 रुपये, तो उसे लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण मूल्य बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो मारक दिन तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 82.50 यहाँ पर दिया प्रश्न में विक्रय मूल्य और उसका जो खर्चा है वो है 75 रुपये बटे 75 गुना 100।
तो ये हो जाएगा, ये 82.5 में 75 घटाएंगे तो 7.5 रुपये बटे 75 गुना 100, 100 इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर 750 बटे 75, ये 10 बार में चल जाएगा। इस तरह से लाभ है वो 10%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। दो व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वर्तमान उम्र है 5 और 7 और प्रश्न में दिया है 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात 8:13 था। तो ये जाएगा 18 साल पहले 5 ऋण 18 बटे 7 ऋण 18 बराबर 8/13। ये 13 इससे गुना हो जाएगा और ये 7 ऋण 18 ये इस 8 से, तो ये हो जाएगा 13 गुना 5 ऋण 18 बराबर 8 गुना 7 ऋण 18। ये 13 पंचे 65 और 13 गुना 18 करेंगे तो 234। इसी तरह से 7 8 56 और 8 गुना 18 करेंगे तो ये 144। 56 इस साइड चल जाएगा तो ये ऋण 56 हो जाएगा और ऋण 234 इस साइड चल जाएगा तो ये धन 234 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा 65 से ऋण 56 बराबर 234 ऋण 144। 65 में 56 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 और इसी तरह से 234 में 144 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 90। तो इसे 1 बराबर हो जाएगा 90/9, तो ये हो जाएगा 10 बार में चल जाएगा तो 1 बराबर 10। प्रश्न पूछा है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान उम्र है 5 और 7 एक्स की जगह 10 रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 पंचे 50 और ये 10 सत्ते 70। इस तरह से इसका सही आंसर है वह ऑप्शन डी 50 और 70। एक सरल रेखा एक वक्र को काटती है। ऑप्शन है किसी बिंदु पर नहीं, एक बिंदु पर, एक से अधिक बिंदु पर या उपरोक्त में कोई भी। तो एक सरल रेखा वक्र को काटती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई भी। यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। मान लेते हैं पहले घनाभ की लंबाई थी 100, चौड़ाई भी 100 और ऊंचाई है भी 100, तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन 100 गुना 100 गुना 100, इन तीनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 लाख। उसके बाद प्रश्न में बोला है यदि किसी घनाभ की लंबाई एवं चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तथा ऊंचाई में 15% की कमी की जाती है तो नए घनाभ का आयतन हो जाएगा ये 120 गुना 120 गुना 85, इन तीनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा नए घनाभ का आयतन 12,24,000 रुपये। तो आयतन में परिवर्तन हुआ वो कितना 12,24,000 ऋण 10 लाख, इन दोनों को घटाएंगे तो हो जाएगा आयतन में परिवर्तन 2,24,000 रुपये। अब प्रश्न में पूछा है उसके आयतन में प्रतिशत में परिवर्तन कितना होगा। तो ये प्रतिशत में करेंगे तो होगा 2,24,000 बटे 10 लाख गुना 100, ये 3 शून्य ये 3 शून्य कट गया, ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट गया, यहाँ नीचे में 10 बचा तो ये हो जाएगा प्रतिशत में परिवर्तन 22.4%, जो कि ए बी सी तीनों ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस तरह से सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी एक विशेष स्थान से चक्कर प्रारंभ करें तो कितनी देर में वे पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे। तो प्रश्न में दिया है 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। तो एक चक्कर के लिए समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा पहले पहिए के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और पहला पहिया जो है 1 मिनट में 20 चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर जो है वो 3 सेकंड में लगाएगा। इसी तरह से दूसरा पहिया जो है वो 1 मिनट में 30 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर जो है वो 2 सेकंड में लगाएगा, और तीसरा पहिया जो है वो 1 मिनट में 40 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर जो है वो 3/2 सेकंड में चक्कर लगाएगा। इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम 3, 2 और ये 3/2 है उसका लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे। तो 3, 2 और 3/2 का लघुत्तम समापवर्तन होगा 6। इस तरह से 6 सेकंड में वो पुनः उसी स्थान में आ जाएंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6 सेकंड। अगला प्रश्न है 2 अंकों का योग 144 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है तो छोटा अंक होगा। प्रश्न में दिया है 2 अंकों का योग 144 तथा उनका लघुत्तम समापवर्त 420 है। 144 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 12 के रूप में, इसी तरह से हम 420 को लिख सकते हैं हम 12 गुना 35 के रूप में। देखिए ये 12 जो है 144 तथा 420 का लघुत्तम समापवर्त है। अब इस वाले 12 को ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर 12 आना चाहिए और इस वाले 35 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 35 होना चाहिए। तो हम इसे 12 गुणित 12 को लिख सकते हैं हम 12 गुना 5 धन 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो ये 12 होगा। इसी तरह से इस 12 गुना 35 को हम लिख सकते हैं 12 गुना 5 गुणित 7, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35। इस तरह से जो संख्या है दो संख्या वो है 12 गुणित 5 और 12 गुणित 7, मतलब ये हो जाएगा 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84। अब प्रश्न में पूछा है तो छोटा अंक कौन सा है। तो देखिए 2 अंक है, एक 60 है एक 84 है, तो छोटा है वो 60।
इस तरह से सही आंसर है वो ऑप्शन ए 60। निम्नलिखित समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी यदि एक्स त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल है और y समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है, तो इस त्रिभुज ए एम बी और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न पूछा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए यहाँ पास जो त्रिभुज है ए एम बी उसका आधार है ए बी, और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में वो भी आधार है इसका ए बी। ऊंचाई है इसका यहाँ पास देखिए ये समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है और त्रिभुज की ऊंचाई ये है, मतलब दोनों की ऊंचाई भी समान है और आधार भी समान है। और प्रश्न पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज ए एम बी का क्षेत्रफल है x और समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल है y। तो x बटे y हो जाएगा ये 1/2 आधार गुना ऊंचाई बटे आधार गुना ऊंचाई। क्योंकि त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों का आधार ऊंचाई सेम है, तो ये दोनों आधार गुना ऊंचाई और आधार गुना ऊंचाई कट जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटे y बराबर 1/2। इस तरह से हम लिख सकते हैं x अनुपात y बराबर 1/2, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।